नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलॉय मिश्र धातु के बारे में कि अलॉय मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, अलॉय मिश्र धातु में कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए अलॉय मिश्र धातु क्या है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में नॉन फेरस अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फेरस अलॉय कहते हैं। इस वीडियो से पहले हमने, ठीक है, यानी धातु और अधातु में अंतर पढ़ चुके हैं। धातु और अधातु क्या होती है उनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद धातुओं के प्रकार लौह व अलौह पढ़ चुके हैं। लौह और अलौह में हम पूरा अंतर पढ़ चुके हैं। ठीक है, लौह के बाद अब क्या है, अलौह चल रहा है। अलौह में मैं पिछली वीडियो अलौह के बारे में पढ़ा चुका हूँ, कौन कौन सी अलौह धातु होती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलौह मिश्र धातु हैं। अलौह से यानी मिश्र धातु हैं, अलौह से बनने वाली मिश्र धातुएं आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग सबसे पहले जो मेरी इस क्रम में वीडियो चल रही हैं सबको एक एक करके देखें, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आए। ठीक है, और अपने दोस्तों और सभी को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करवाने के लिए और लाइक एंड शेयर करने के लिए बोलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दो या दो से अधिक, हम यानी कहने का मतलब क्या होता है, अलौह क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, अलौह मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, तो अलौह मिश्र धातु क्या है, हम सबसे पहले उसको समझते हैं कि अलौह मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, नॉन फेरस अलॉय। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अलौह धातुओं से मिलकर, अब दो या दो से अलौह धातु कौन सी होती हैं, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, उन्हें हम अलौह धातु कहते हैं, नॉन फेरस कहते हैं। ठीक है, अब ऐसी दो धातुओं या दो से अधिक धातुओं को अगर मिलाया जाए तो उनसे क्या बनती है, एक धातु बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, अलौह मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? हम अलौह मिश्र धातु कहते हैं। तो कहने का मतलब दोबारा समझिए, दो या दो से अधिक अलौह धातुओं को से मिलाकर बनी हुई मिश्र धातु क्या कहलाती है, अलौह मिश्र धातु कहलाती है। जैसे हम कॉपर मिलाते हैं, कॉपर एक अलौह होता है, और हम क्या मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं। जब कॉपर और जिंक मिलता है तो दोनों ही कैसी हैं, अलौह धातु हैं। इनमें लोहे की मात्रा नहीं, अलौह धातु कहलाती हैं। ठीक है, मैं इनको पूरा वीडियो पढ़ा चुका हूँ, अलौह धातु कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, इनके गुण और उपयोग पूरा अच्छी तरह से वीडियो पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप लोग, मैं इसका जो लिंक है उसमें दे रहा हूँ और अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, तो कॉपर और जिंक क्या होता है, अब कॉपर जिंक मिला से क्या बनता है, पीतल बनता है। क्या बनता है? पीतल को हम ब्रास कहते हैं इंग्लिश में, तो पीतल बनता है। तो यहाँ पर या जो पीतल क्या होगा, अलॉय मिश्र धातु होगी। क्या होगी? अलॉय मिश्र धातु होगी। तो दोनों क्या हैं, ये अलौह धातुएं। क्या हैं? दोनों अलौह धातुएं। इन दोनों अलौह धातुओं से मिलकर क्या बना, पीतल बना। और पीतल यहाँ पे क्या कहलाएगी, अलॉय मिश्र धातु कहलाएगी। पीतल ही क्या कहलाएगी, अलॉय मिश्र धातु कहलाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो अलॉय मिश्र धातु क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अलौह धातुओं को, यानी अलौह जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती, को हम अगर मिला दें तो उनसे मिलने वाली एक मिश्र धातु क्या कहलाती है, अलौह मिश्र धातु कहलाती है। तो ये कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए इस क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे तांबे की मिश्र धातु, यानी तांबे से बनने वाली कौन कौन सी मिश्र धातु होती हैं। तांबे क्या है, तांबे को हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो तांबे से बनने वाली कौन कौन सी मिश्र धातु, उनको देखते हैं। तांबा कौन कौन सी मिश्र धातु में मिला जाता है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रास यानी पीतल। तो पीतल क्या होता है, यह तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। किसकी धातु है, यानी पीतल में तांबा और जस्ता मिला जाता है। यानी तांबा क्या होता है, ये भी कैसे धातु है, अलौह धातु है। जस्ता भी कैसी है, अलौह धातु है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है, एक मिश्र धातु बनाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं या ब्रास कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र ये याद करने का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक ट्रिक से सूत्र बताते हैं, यानी अगर हम पिताजी से अगर इसका सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया, पी का मतलब पीतल होता है, इसमें तांबा और जिंक होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, हम पीतल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है, सूत्र है। अब देखिए आगे चलते हैं। कुछ विशेष प्रकार के पीतल में टिन और शीशा भी मिलाया जाता है। तो कुछ ऐसा पीतल होता है जिसमें हम टिन भी और शीशा भी इसमें मिलाते हैं। ठीक है, पीतल का रंग उसमें मिलाई जाने वाली धातुओं पर निर्भर करता है। यानी अगर हम तांबा मिलाएंगे तो उसके अनुसार रंग अलग हो जाएगा, अगर हम ज़्यादा मिलाएंगे तो उसके अनुसार रंग अलग हो जाता है। ठीक है, तो यानी जो पीतल का जो रंग है वो मिलाई जाने वाली धातुओं पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करेगा, तांबा और जस्ते की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो पीतल का जो रंग है वो किस पर निर्भर करेगा, तांबा और जस्ते की मात्रा पर निर्भर करेगा। अगर एक की ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो दूसरे के अनुसार रंग बदल जाता है। ठीक है, अगर हम तांबा मिलाएंगे, तांबा कैसा होता है,
लाल रंग का होता है लगभग, ठीक है। और जस्ता कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, नीला फुल्ली है। तो क्या होता है, अगर जस्ते की मात्रा मिलाएंगे तो वो सफ़ेद रंग की हो जाएगी, ठीक है। और अगर तांबे की मात्रा मिलाएंगे तो हल्के पीले यानी पीलेपन के रूप में ये होने लग जाता है, ठीक है। तो इस पर क्या करता है, ये इनकी जो मिलाए जाने वाली धातुओं पर रंग इसका निर्भर करता है, ठीक है। देखें, पीतल का रंग पीला या हल्का पीला होता है। पीला या हल्का पीला कब होगा, जब तांबे की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। या सफ़ेद होगा, सफ़ेद कब होगा, जब जस्ते की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। जो जस्ता होता है नीलापन लिए सफ़ेद होता है, और तांबा कैसा होता है, पीला रंग का होता है, ठीक है। हल्का लाल और पीला रंग का होता है, ठीक है। अगर हम इसमें जस्ते और इन दोनों को मिलाएंगे और तांबे की मात्रा मिलाएंगे तो ये पीला होगा, क्या हो जाएगा, पीले रंग का। अगर जस्ते की मात्रा ज़्यादा मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये सफ़ेद रंग का हो जाएगा। इस पर आसानी से मशीन किया जा सकता है। मशीन का मतलब होता है इस पर मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से हम कर सकते हैं। मशीनिंग से कोई भी हम ऑपरेशन इस पर कर सकते हैं, ठीक है। यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है। कैसा होता है ये, संक्षारण प्रतिरोधी, क्योंकि जिसमें जस्ता मिला जाता है वो तो क्या करता है, हम जस्ते की कोटिंग भी चढ़ाते हैं, जो कि किस लिए चढ़ाते हैं, संक्षारण के लिए चढ़ाते हैं। तो ये कैसा होता है, संक्षारण यानी कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। पीतल का उपयोग, अब देखते हैं, ये तो क्या हो गए, इसके गुण हो गए, ठीक है। ये क्या है, इसके प्रॉपर्टीज यानी गुण हो गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके उपयोग क्या हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, देखिए। पीतल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, सामान्य मोटर गाड़ी के रेडिएटर कोर में। यानी जो मोटर गाड़ी का जो रेडिएटर होता है, जो पानी के लिए, जो ठंडा इंजन को ठंडा करने के लिए हम रेडिएटर लगाते हैं आगे, तो उसकी जो कोर है ना, उसको बनाने के लिए, तथा पानी के नल बनाने में किया जाता है। जो पानी के नल होते हैं ना, उनमें हम पीतल की जो ठोंटी हैं, उनमें जो अंदर लगी रहती है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ब्रास का यूज़ करते हैं पानी के नल बनाने में, ठीक है। इसका उपयोग कठोर सोल्डरिंग किस में करते हैं, सोल्डरिंग में करते हैं, कठोर सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग अथवा वेल्डिंग में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो पक्का टाँका होता है ना, जिसे हम ब्रेजिंग कहते हैं, उसमें हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, कठोर सोल्डरिंग में यूज़ करते हैं, और वेल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि पीतल का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 880 डिग्री सेल्सियस से 930 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी गलनांक यहाँ से शुरुआत होता है 880 से, और 930 तक पूरा क्या होता है, ये गलनांक पूरा हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो पीतल होता है वो तांबे और जस्ते की मिश्र धातु होती है, ठीक है। इसमें विशेष प्रकार में क्या मिलते हैं, कुछ टिन और क्या मिलाया जाता है, शीशा भी कभी कभी मिला देते हैं। पीतल का जो रंग होता है, इसमें जो मिलाए जाने वाली धातुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। यह कैसा होगा, पीला या हल्का पीला होता है, या फिर सफ़ेद होगा। इस पर हम आसानी से मशीन कर सकते हैं। यह संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ठीक है। पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं हम, सामान्यतः मोटर गाड़ी के जो रेटेड कोर है उनमें करते हैं, तथा पानी के नल बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग जो कठोर सोल्डरिंग है यानी पक्का टाँगा लगाने के लिए, और ब्रेजिंग होल्ड और वेल्डिंग करने में इसका उपयोग हम करते हैं। और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 880 से 930 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो हमने पीतल के बारे में क्या पढ़ लिया, पीतल के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद यानी पीतल के जो गुण कौन कौन से होते हैं मुख्य, वो देखते हैं, देखिए। अब देखिए पीतल के कौन कौन से गुण होते हैं वो देखिए आप लोग। अब सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज, पीतल के गुण। यानी इसमें जो पीतल में होता है, जो यानी जो कॉपर होता है वो कितना होता है, 60% होता है, ठीक है। और जो जिंक होता है वो कितना होता है, 40% होता है, समझे। कहने का मतलब क्या है इसमें, देखिए। यानी कॉपर कितना है, 60%, और जिंक कितना होता है, 40% होता है। इसके तार आसानी से खींचे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तन्यता यानी डक्टिलिटी का गुण होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है, ठीक है। इसका गलनांक उच्च लगभग 800, यानी इसका जो गलनांक सबसे ज़्यादा कौन से होता है, 890 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, 930 तक इसका गलनांक होता है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है, यानी विशिष्ट गुरुत्व आपेक्षिक घनत्व, यानी पानी की तुलना में कितना गुना है, यानी 3.3 गुना है। तो इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है कितना होता है, 3.3 होता है, ठीक है। इसका विद्युतीय प्रतिरोध 7.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। यानी विद्युतीय प्रतिरोध क्या होता है इसका, 7.5, विद्युत को जो प्रतिरोध करने की जो क्षमता है क्या है इसकी, 7.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तांबे से यह सस्ता होता है। तांबे से क्या होता है ये सस्ता, क्यों, क्योंकि इसमें जिंक जो हम मिलाते हैं वो तांबे सस्ती है, इसलिए ये सस्ता हो जाता है, ठीक है। यह उच्च संक्षारण प्रतिरोधी होता है, क्योंकि जिंक मिलाने से कैसा हो जाता है, ये संक्षारण का प्रतिरोधी हो जाता है, ठीक है। इसकी आसानी से सोल्डरिंग और वेल्डिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सोल्डरिंग और वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि तांबा और जिंक बनाते हैं, तो तांबा ये दोनों सोल्डरिंग और किसके लिए काम आते हैं, वेल्डिंग के लिए काम में लिया सकते हैं। यह निम्न विद्युतीय चालकता वाली धातु है। यानी इसकी विद्युत की चालकता होती है वो सबसे यानी बहुत कम निम्न होती है। कहने का मतलब ये है, तो इसकी विद्युत चालकता क्या होती है, निम्न होती है। इसकी यह उच्च तनन सामर्थ्य वाला होता है। उच्च तनन सामर्थ्य मतलब होता है तनाव में बल को सहन करने की क्षमता इसकी उच्च होती है, और धातु वर्धीयता अधिक होता है। यानी आघात लगाने पर फैलने की क्षमता इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसकी ये क्या होते हैं, निम्न
गुण होते हैं किसके, पीतल के। तो ये पीतल के गुण हैं, ठीक है, पीतल के हमने ये गुण, पीतल के ये क्या है, गुण पढ़ लिए, ठीक है। तो देखिए ये पीतल के आप क्या हो गए, गुण हो गए, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं उसके उपयोग के बारे में, यानी इसके पीतल का उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग लैंप होल्डर, यानी जो लैंपों के जो होल्डर होते हैं ना, आपने देखा होगा उनमें पीतल की एक परस्सी लगी रहती है, ठीक है। और स्विच में इसका उपयोग करते हैं, स्विचों में। फ्यूज होल्डर में पीतल का उपयोग करते हैं। लैंप बाल्ब में इसका यूज़ करते हैं। चाकू, सॉकेट आउटलेट, सॉकेट जो आउटलेट हो उनमें यूज़ करते हैं। रेस्टोर जो तापमान को नियंत्रण करता है, ठीक है, विद्युत में, उसे हम कहते हैं रियोस्टेट, ठीक है। जैसे फ्रीज में लगा रहता है ये, जैसे, ठीक है। उसके बाद स्टार्टर के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, घरेलू बर्तनों में इसका उपयोग, पीतल के बर्तन होते हैं, ठीक है। पानी के पाइप आदि बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद इसका जो अन्य उपयोग है, मशीनों के पार्ट, जैसे टाइपराइटर है, टाइपराइटर की जो होती है वो टाइपिंग वाली जो, ठीक है, पॉइंट होते हैं वो पीतल के होते हैं। वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग करते हैं। बुश बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल फिटिंग आदि में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके मुख्य उपयोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद आता है कांसा। क्या होता है, कांसा, यानी कांसा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा को हम इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो कांसा होता है, कांसा होता है जो कॉपर प्लस टिन, यानी SN, यानी कॉपर प्लस टिन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। कॉपर और टिन की कैसी होती है, ये मिश्र धातु है, जिसमें टिन की मात्रा कितनी होती है, जो यानी SN, जो टिन की जो मात्रा होती है वो 12 से 20% होती है। कितनी होती है, 12 से 20%। तथा 75 से 80% क्या होता है इसमें, ये तांबा जो होता है वो 75 से 80% होता है, ठीक है, जो तांबा होता है। और उसके बाद देखते हैं इसमें 5% क्या होता है, प्लस इसमें जिंक भी मिलाते हैं, कितना, 5%, ठीक है। यह पीलापन लिए हुए लाल रंग का होता है, क्यों, क्योंकि पीलापन और लाल रंग इसके कारण, कॉपर के कारण पड़ जाता है इसमें, ठीक है। तो पीलापन लिए हुए कैसा होता है, ये लाल रंग का होता है। यह, अब इसका उपयोग क्या है, यह बर्तन, इंजन, बॉयलर, ट्यूब के पार्ट आदि बनाने में क्या होता है, ये उपयोगी होता है। और इसका जो गलनांक होता है मुख्यतः क्या है, इसका मुख्य, यानी इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक कितना होता है, 1005 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या पढ़ा, जो कांसा होता है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, जिसमें टिन की मात्रा कितनी होती है, 12 से 20%, तांबे की मात्रा 70 से 80%, और 5% क्या होता है इसमें, जस्ता मिला जाता है। यह पीलापन लिए हुए लाल रंग का होता है। यह बर्तन, इंजन, बॉयलर, ट्यूब के पार्ट आदि बनाने में उपयोगी होता है। और इसका गलनांक कितना होता है, 1005 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, यानी कांसे के उपयोग, यानी कांसा यानी ब्रॉन्ज के उपयोग क्या है, देखिए, यानी प्रॉपर्टीज, गुण हैं इसके। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, फिर उसके उपयोग पढ़ेंगे। तो देखिए यह तांबे और टिन की मिश्र धातु हमने पढ़ा, ये तांबा और किसकी, तांबा, कॉपर और प्लस टिन, इन दोनों की मिश्र धातु होती है। ये पीतल से अच्छा संक्षारण प्रतिरोधी है। पीतल से अच्छा कैसा होता है, संक्षारण, पीतल से भी कैसा होता है, ये संक्षारण का अच्छा प्रतिरोधी होता है। ये आसानी से मशीनिंग क्रिया इस पर आसानी से संभव है। यह भंगुर होता है, क्योंकि जो टिन होती है, जो टिन टिन का मतलब क्या होता है, टिन 100 से 150 डिग्री सेल्सियस के मध्य ही अच्छी तरह से काम करती है। लेकिन जैसे ही इसका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो ये भंगुर हो जाता है। तो टिन के कारण क्या होती है, इसमें भंगुरता हो जाती है, ठीक है। अत्यधिक कठोर होता है, क्या होता है, ये कठोर भी होता है, ठीक है। सिलिकॉन ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज, कैडमियम ब्रॉन्ज बनाने में इसका उपयोग होता है। यानी सिलिका अगर हम कांसे में मिला दें तो सिलिकॉन ब्रॉन्ज हो जाएगा, अगर इसमें फॉस्फोरस मिला देंगे तो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज, और इसमें कैडमियम मिला देंगे तो कैडमियम ब्रॉन्ज। यानी जिसकी मात्रा मिलाते हैं उसी के अनुसार इसके बनाने के लिए, यानी कांसा बनाने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके उपयोग क्या होते हैं, मेन बात क्या है, इसके उपयोग क्या है। इसका उपयोग विद्युतीय उपकरणों में, यानी जो क्या है, कांसा का जो उपयोग कहाँ करते हैं, विद्युत के उपकरणों में करते हैं। जैसे नाइफ, स्विच, ब्लेड, नाइफ में स्विच और ब्लेड, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, ब्रश होल्डर, स्प्रिंग आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, कांसे का। खारे पानी और समुद्री पानी में आने वाली मशीनी भागों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये संक्षारण का उच्च प्रतिरोधी होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं, खारे पानी, समुद्री पानी में आने वाली मशीनी भागों में करते हैं। सिलिकॉन ब्रॉन्ज का उपयोग टेलीफोन के पार्ट, यानी हम जानते हैं कि सिलिकॉन जो ब्रॉन्ज होता है जो टेलीफोनिक पार्ट है और एरियल वायर में इसका उपयोग
किया जाता है। किसका? कांसे का। कौन से कांसे का? सिलिकॉन कांसे का। कैडमियम कांसे का जो उपयोग है कंडक्टर, कम्यूटेटर सेगमेंट के कॉन्टैक्ट में हम इसका उपयोग करते हैं। कंडक्टर एंड चालकता वाले में, ठीक है। कम्यूटेटर होता है कि सेगमेंट में हम जो मोटर में जो कम्यूटेटर होता है उसके सेगमेंट में इसका कॉन्टैक्ट रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घंटियाँ, यानी जो कांसे की हम देखते हैं घंटियाँ बनाने, कांसे का उपयोग कहाँ करते हैं? घंटियाँ बनाने और बेरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांसे का बनाई जाती है, घंटियाँ बनाई जाती है, मंदिरों में जो होती हैं घंटियाँ बनाई जाती हैं, और बेरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके ये क्या होते हैं? निम्न उपयोग होते हैं। तो हमने पीतल पढ़ लिया, कांसा पढ़ लिया। उसके बाद चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है ये जो, अब आप देखिए ये भी यानी किसकी है? कॉपर की ही क्या है? ये मिश्र धातु होती है, ठीक है। तो इसमें तांबा कितना होता है? 88%। अब मेन बात है, क्वेश्चन में कैसे आता है कि जो गन मेटल में जो मिलाए जाने वाली मात्रा, यानी धातुओं की जो मात्रा है वो कैसी है, कितने परसेंट है, ऐसे पूछा जाता है। तो गन मेटल में कैसे पूछा जाएगा कि जो कॉपर है वो कितना परसेंट है? 88%, ठीक है, 88। और जो टिन की जो मात्रा है वो कितनी है? 10%, ठीक है। और जो जस्ते की जो मात्रा है वो कितनी है आपकी? 2%, ठीक है। तो इनकी जो मिलाई जाने वाली जो मात्रा है ना, इसको ऐसे एक क्रम में पूछ लेता है कि 88, 10, 2, तो इस क्रम में इनको ये पूछ लेता है क्वेश्चन में। तो देखिए, तो तांबा 88% होता है इसमें, टिन 10%, और जस्ता कितना होता है? 2% होता है। ये उच्च संक्षारण प्रतिरोधी होता है क्योंकि इसमें तीनों ही चीज़ मिला रहे हैं, तांबा, टिन और जस्ता मिलाते हैं, तो संक्षारण प्रतिरोधी अच्छा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, कठोर और चीमड़ हो जाता है, ठीक है। तीनों धातु मिल रहे हैं तो इनकी जो गुणों में भी अच्छे परिवर्तन हो जाते हैं। यह रगड़ पर कम घिसता है क्योंकि घिसावरोधी हो जाता है। इसका उपयोग फाउंड्री कार्यों में, फाउंड्री का मतलब होता है जहाँ पर ढलाइया का किया जाता है, वहाँ पे उसे हम कहते हैं फाउंड्री कार्य, ठीक है। मैरिन यानी मैरिन फिटिंग्स, यानी ठीक है, समुद्री जो नाव होती हैं उनमें उनकी फिटिंग करने में, बॉल बियरिंग और ब्रुश आदि में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? गन मेटल का। यानी गन का मतलब होता है बंदूक वाला जो मेटल है, ठीक है, उसके लिए हम इसका ये उपयोग करते हैं। तो इसमें तांबा, टिन और क्या होता है? जस्ता होता है, इसको ध्यान रख लें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम किसकी तरफ? बेल मेटल यानी घंटा धातु की तरफ, ठीक है। बेल मेटल यानी, तो इसमें क्या होता है? 80% तांबा। तांबा कितना होता है इसमें? 80%। और टिन कितना होता है इसमें? 20% होता है। तो तांबा यानी जो इसमें कॉपर होता है वो कितना होता है? 80%। और इसमें जो टिन होता है वो कितना होता है? 20% होता है, ठीक है। तो यह कठोर, भंगुर और जंगरोधी होता है। कैसा होता है? कठोर होता है तांबा और टिन, ठीक है, के कारण। और ये भंगुर हो जाता है, क्यों? मेन बात है, जो टिन में इसमें मिला रहे हैं तो इसे भंगुरता गुण पाया जाता है। और जंगरोधी हो जाता है किस कारण? टिन के कारण ही, ठीक है। इसका उपयोग मुख्यतः इसका उपयोग मंदिरों के उपयोग होने वाले घंटे बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो जो बेल मेटल का उपयोग कहाँ करते हैं? जो मंदिरों में आने वाले, जो उपयोग में आने वाले घंटे हैं ना, उनमें यानी बेल मेटल का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। और कांसे का भी इसमें हम इसको उपयोग करते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, बेबिट यानी 5वें नंबर पे है बेरिंग मेटल्स, यानी जो बेरिंग बनाई जाती हैं उनका मेटल कौन सा होता है, ठीक है। जो बेबिट मेटल है एक प्रकार की विशेष श्वेत धातु होती है। कैसी होती है? सफ़ेद धातु होती है, जिसमें 80 से 90% तक क्या होता है? इसमें टिन होता है। 80 से 90% क्या होता है? इसमें टिन होता है, ठीक है। और 3 से 10% जो कॉपर होता है वो कितना होता है? 3 से 10% होता है, ठीक है। और जो 8 से 12% इसमें क्या होते हैं? एंटीमनी होता है। एंटीमनी कितना होता है इसमें? 8 से 12% होता है। तो इसमें जो मिलाए जाने वाली धातुओं की मात्रा याद कर लेनी है। टिन कितना? 80 से 90%, और 3 से 10% तांबा, और 8 से 12% इसमें एंटीमनी होता है, ठीक है। भंगुरता से बचाव के लिए एंटीमनी प्रतिशतता तांबे से अधिक रखी जाती है। यानी बेबिट मेटल को भंगुरता से बचाने के लिए इसमें जो एंटीमनी की जो मात्रा है ना, वो हम तांबे से ज़्यादा रखते हैं। देखो यहाँ पर तांबे की मात्रा कम है और एंटीमनी की मात्रा ज़्यादा है। क्यों रखते हैं? क्योंकि भंगुरता से बचाने के लिए इसको हम एंटीमनी की मात्रा इसमें हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। बेबिट धातु में अच्छी घिसन प्रतिरोधी होता है, क्योंकि जो बेरिंग होती हैं वो अच्छी घिसावरोधी होती हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छे बेरिंग के लिए आवश्यक होती हैं, क्योंकि बेरिंग के लिए घिसन प्रतिरोधी होना जरूरी है, ठीक है। बेबिट धातु में शीशे के स्थान पर टिन का उपयोग करने पर उसे लेड बेबिट कहा जाता है। अगर हम शीशे के स्थान पर, जो हम शीशा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम शीशे के स्थान पर अगर हम बेबिट धातु में शीशे के स्थान पर अगर हम टिन का यूज करें तो यानी, तो टिन का उपयोग करने पर उसे लेड बेबिट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? लेड बेबिट कहते हैं, जो कि सस्ता होता है। लेड बेबिट जो होता है शीशे वाला वो कैसा होता है, यानी कैसा होता है? ये सस्ता होता है,
यानी अगर हम शीशे के स्थान पर तो शीशा तो हटाएंगे लेकिन नाम उसी के ऊपर पड़ेगा, लेड। लेड मतलब शीशा होता है, शीशा हटाना है, इसमें जोड़ना नहीं है। शीशा क्या आना है, इसमें हटाना है, उसी के ऊपर नाम पड़ेगा। यानी शीशा हटाना क्या कहलाएगा, लेड वेट कहेगा। यानी इसमें टिन जोड़ा जाता है, क्या जाता है, टिन जोड़ा जाता है, ये जिससे सस्ते प्रकार के बेयरिंग बनाए जाते हैं। क्योंकि टिन कैसा होता है, भंगुर होता है। टिन कैसा होता है, भंगुर होता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, भंगुरता से बचाने के लिए एंटीमनी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें घुसाव प्रतिरोध अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि बेयरिंग के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर महत्वपूर्ण देखें कि इसमें अगर हम शीशे के स्थान पर टिन यूज़ करेंगे तो शीशा हट रहा है, यहाँ जुड़ नहीं रहा, तो उसे हम लेड वेवेट कहा जाता है। और जो कि कैसा होता है, सस्ता और सस्ते बेयरिंग बनाने के लिए हम इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं छोटे नंबर पर। तो ये हमने अभी यानी तांबे की जो मिश्र धातु वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम तांबा और निकल, यानी तांबा है और निकल, निकल और तांबा, उन दोनों की जो मिश्र धातु में कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है ये। निकल तांबा मिश्र धातु में, यानी निकल तांबा मिश्र धातु में निकल और तांबा दो मुख्य धातु होती हैं। इसमें क्या होती है, तांबे की मिश्र धातु में तो केवल तांबा ही मुख्य धातु होती है, लेकिन तांबा निकल में तांबा निकल दो मुख्य धातु हैं, ठीक है। तथा थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य धातुओं भी इसमें हम मिलाते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अन्य धातु भी इसमें हम मिला सकते हैं, ठीक है। इसी के दो मुख्य मिश्र धातु बनाई जाती हैं, एक तो मोनन मेटल और एक जर्मन सिल्वर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत काम आते हैं, ठीक है। मोनन मेटल और जर्मन सिल्वर दोनों ही कॉपर और निकल की क्या है, मिश्र धातु हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। मोनन मेटल क्या होता है, इसमें 60% क्या होता है, निकल होता है। निकल कितना होता है, इसमें 60% होता है, ठीक है। और इसमें जो तांबा होता है वो होता है कितना आपका, 33% होता है, ठीक है। 7% इसमें क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। और मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन इसमें हम मिलाते हैं। तो देखिए इसमें 60% क्या होता है, निकल, 33% तांबा, 7% लोहा, मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन इसमें हम मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोनल मेटल कहते हैं। यह मिश्र धातु आसानी से ढाली जा सकती है, यानी ढलाई करने योग्य है, ठीक है। फोर्ज तथा मशीनिंग क्रिया भी इस पर हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस पर फोर्जिंग भी कर सकते हैं और मशीनिंग क्रिया भी इसमें हम कर सकते हैं। इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इसको हम तार के रूप में खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इस पर वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वायुमंडल की नमी को नहीं सीखता है, यानी वायुमंडल का कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग बाल्ब सीट बनाने में, कंडेंसर ट्यूब्स, ठीक है, जो फ्रिज में कंडेंसर ट्यूब्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। भाप इंजन फिटिंग्स, मापक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, ये है यहाँ पे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए मोनल मेटल का यूज किया जाता है। यानी जो मेजरिंग स्टूल होते हैं, जो नापने वाले यंत्र होते हैं, उनमें हम किसका उपयोग करते हैं, मोनल मेटल का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, मोनल मेटल पहले, कॉपर निकल का दोनों। उसके बाद दूसरा है इसका जर्मन सिल्वर। क्या है, इसमें नाम जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें एल्युमिनियम क्या होता है, नहीं मिला होता है, इसमें भ्रम में नहीं रहना है। तो देखिए जर्मन सिल्वर, इसमें 25% निकल होता है, यानी जो निकल की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 25% होती है। और इसमें जो कॉपर होता है वो कितना होता है, 60% होता है, ठीक है। और इसमें जो जस्ता होता है वो कितना होता है, 15% होता है, ठीक है। तो देखिए ये कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर सेकंड, ठीक है। इसमें 25% क्या होता है, निकल, 60% क्या होता है, इसमें तांबा होता है, तब 15% इसमें जस्ता होता है, यानी जिंक होता है। यह सफ़ेद और चमकदार होता है, जिंक का कण कैसा होता है, सफ़ेद और ये चमकदार होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ठीक है। इसका उपयोग वैज्ञानिक यंत्रों, सजावट का सामान, बर्तन, गहने, मेरन फिटिंग्स और खाद्य पदार्थों को रखने वाले उपकरण इत्यादि बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, अलॉय मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर और मोनल मेटल दोनों ही अलॉय मिश्र धातु बहुत ही उपयोगी हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ लिया, कॉपर की मिश्र धातु है, कॉपर निकल की मिश्र धातु है। उसके बाद चलते हैं हम निकल यानी नाइक्रोम की तरफ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाइक्रोम अलॉय मिश्र धातु होता है, ठीक है। तो नाइक्रोम में क्या होता है, यहाँ से हम देखते हैं नाई और क्रोम, यानी निकल और क्रोमियम। इसमें यहाँ से इसको अगर तोड़ दें, नाई मतलब नाई प्लस क्रोमियम यानी नाइक्रोम, क्या हो गया, नाइक्रोम, यानी निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। इसी से इसका हम जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। तो यह निकल और क्रोमियम की क्या होती है, मिश्र धातु। इसमें 80% क्या होता है, निकल, यानी निकल की जो मात्रा है इसमें कितनी होती है, 80%। और क्रोमियम इसमें कितना होता है, 20% होता है, ठीक है। क्रोमियम कैसा होता है, संक्षारण प्रतिरोधी होता है, ठीक है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। कैसा होता है, ये विद्युत का अच्छा चालक होता है।
परंतु इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। प्रतिरोध यानी विद्युत का अच्छा चालक तो है, लेकिन इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण क्या होता है, गर्म होता है ज़्यादा। इसलिए इसमें से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यह अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न यानी ऊष्मा उत्पन्न करता है बहुत ज़्यादा। इसलिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हीटर, प्रेस कुकर आदि में हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो ये भी जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाइक्रोम भी, ठीक है, एग्जाम के पर्पज़ से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हम हीटर में करते हैं, क्योंकि इसका जो विद्युत धारा का जो प्रतिरोध है ना बहुत अधिक होता है, उसके कारण क्या होती है, इसमें उसमें बहुत अधिक उत्पन्न होती है। तो हीटर, प्रेस कुकर आदि में हीटिंग एलिमेंट के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब उसके बाद आता है सोल्डर। देखिए, दो धातुओं को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्डर का यूज करते हैं। ये सोल्डर होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है मुख्य यानी कैसा होता है, एक नरम सोल्डर होता है, और एक कैसा होता है, एक कठोर सोल्डर होता है। दोनों प्रकार का सोल्डर यूज़ करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर समझते हैं। सोल्डर ये शीघ्र पिघलने वाला होता है। क्यों होता है, इसका जो पिघलने का जो तापमान है जो जो जोड़ी वाली जाने वाली धातु से क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये कैसा होता है, शीघ्र पिघलता है। यह कठोर और नरम सोल्डर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सोल्डर, कठोर प्रकार का और नरम प्रकार का, दो प्रकार का होता है। अलग अलग धातुओं को सोल्डर करने के लिए अलग अलग अनुपात में धातुओं को हम मिलाते हैं। हमने जैसी धातु जोड़नी है उसी के अनुसार हम सोल्डर में जो सोल्डर में जो मिलाए जाने वाली जो धातु है ना, उनका अनुपात भी अलग अलग हम रखते हैं। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे सोल्डर होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कठोर सोल्डर की, यानी कठोर सोल्डर क्या होता है। कठोर सोल्डर यानी नाम से मालूम पड़ रहा है कठोर है, तो इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसका जो गलनांक होता है लगभग 550 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना होता है इसका, 550 होता है। कितना होता है इसका जो गलनांक, 550 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। पीतल को सोल्डर करने के लिए 50% तांबा और 50% जस्ता मिलाया जाता है। तो पीतल किससे मिलता है, जस्ता और तांबा से मिलता है। तो उसको जोड़ने के लिए भी हम उसी का सोल्डर यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 50% तांबा और 50% क्या होता है, जस्ता। यानी कह सकते हैं 50% अनुपात 50%, यानी 1:1 में हम इनको मिलाते हैं। जितना तांबा होगा उतना ही हम क्या होंगे, जस्ता इसमें मिलाया जाएगा। तो कहने का मतलब है पीतल को सोल्डर करने के लिए पीतल का जो टाँका होता है वो कैसा होता है, पक्का टाँका होता है, इसे पक्का टाँका कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम 50% तांबा और 50% जस्ता मिलाने वाला सोल्डर हम इसमें यूज करेंगे। यानी इन दोनों का जो अनुपात होता है वो 1:1 में हम इसको लेते हैं, ठीक है। लोहा और तांबा सोल्डर करने के लिए, लोहा और तांबे को सोल्डर करने के लिए हम 40% तांबे की मात्रा ज़्यादा करेंगे और जस्ते की मात्रा क्या करेंगे, इसमें कम करेंगे। तो कहने का मतलब ये 3:2 में होता है। कैसे होता है ये, 3:2 में। तांबा कितना होगा, 3 अनुपात में होगा, और जस्ता कितना होगा, 2 अनुपात में होता है, ठीक है। तो देखिए, हमने कठोर सोल्डर पढ़ा। कठोर सोल्डर का जो गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। पीतल को सोल्डर करने के लिए इस यानी तांबा 50% और जस्ता भी 50% मिलाया जाता है। और लोहा और तांबा को सोल्डर करने के लिए 60% क्या तांबा और 40% इसमें हम जस्ता का उपयोग हम करते हैं। अब कठोर सोल्डर के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, कठोर सोल्डर ही ब्रेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्रेजिंग प्रक्रिया कहलाती है। ब्रेजिंग में एक ही धातु के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, एक ही धातु के टुकड़ों को जोड़ा जाता है। जैसे तांबा की दो धातु हैं, दोनों जोड़ना है। पीतल की दो धातु उनको जोड़ना है। तो उनके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एक ही प्रकार की जो धातु है उनको जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं। इसे हम पक्का टाँका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पक्का टाँका कहते हैं। जिसे सामान्यतः पीतल की झाल के नाम से जाना जाता है। यानी पीतल की झाल होती है, हम जानते भी हैं सब लोग। तो पीतल की जो झाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, पक्का टाँका कहते हैं। क्यों, जो पीतल होता है, पीतल में हम जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, कॉपर और जिंक यूज़ करते हैं। और इसका जो सोल्डर भी होता है कॉपर और जिंक का ही होता है, ठीक है। तो यानी जो जैसी धातु हो वैसा ही सोल्डर हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग में तांबे और जस्ते की मिश्र धातु उपयोग में ली जाती है। तो मैंने बताया था आपको, जो कठोर सोल्डर होता है वो तांबे और जस्ते की मिश्र धातु का होता है। इसका गलनांक बिंदु 550 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। उच्च तापमानों पर धातुओं को जोड़ने के लिए ब्रेजिंग कहते हैं। यानी उच्च तापमान पर, तापमान कितना है, 550 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा तापमान है, तो इस पर यानी धातु को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ब्रेजिंग कहलाती है। और इसमें सुहागा गालक के रूप में, यानी धातु को जो यानी गालक यानी उनको गलाना है, तो उसके लिए
जोड़ने से पहले उनको गलाना पड़ता है, तो गलाने गालक के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम? सुहा का, यानी बोरैक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रीजिंग में हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो ब्रीजिंग में जो गालक के रूप में कौन सा पदार्थ यूज़ किया जाता है? बोरैक्स यानी सुहा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने कठोर सोल्डर पढ़ लिया। कठोर सोल्डर में क्या होता है? ब्रेजिंग, यानी ब्रेजिंग कठोर सोल्डर का ही प्रकार है। यानी कठोर सोल्डर को ही हम क्या कहते हैं? एक तरह से ब्रेजिंग कहते हैं। इसे हम पक्का टाँका हुई कहते हैं। ठीक है, इसे हम पीतल की झाल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो ब्रेजिंग में तांबे जस्ते की मिश्र धातु का उपयोग लेते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो 550 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ठीक है, और उस तापमान पर धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया ब्रेजिंग कहलाती है। इसमें जो सुहागा होता है वो किसके रूप में यूज़ करते हैं? गालक के रूप में हम इसमें यूज करते हैं। आगे चलते हैं नरम सोल्डर, किसकी तरफ चलते हैं? तो देखिए नरम सोल्डर क्या होता है। अब हम नरम सोल्डर की तरफ चलते हैं। नरम सोल्डर, नरम सोल्डर का गलनांक कठोर सोल्डर से कम होता है। नाम ही के मालूम पड़ रहा है कि नरम सोल्डर, और नरम सोल्डर का जो गलनांक होता है वो कठोर सोल्डर से क्या होता है? कम होता है। और इसका जो गलनांक होता है लगभग कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। कितना होता है? लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, यानी उससे कम होता है। ठीक है, ब्रेजिंग के लिए 65% और 5% शीशा मिला होता है। ब्रेजिंग प्रक्रिया के लिए सोल्डर में हम क्या करते हैं? 65% क्या होता है? टिन, और 5% क्या होता है? शीशा मिला होता है। प्लम्बर कार्यों के लिए 35% टिन और 65% शीशा इसमें सोल्डर में यूज किया जाता है। और रेडियो के सोल्डर के लिए 60% टिन और 40% शीशा प्रयोग किया जाता है। और देखिए अब हम देखते हैं कि ये जो वाला है आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। 60% टिन और 40% शीशा वाला उपयोग। ठीक है, 3:2 में मिलाते हैं। जो टिन होता है वो कितना होता है? 3 अनुपात में होता है। और जो शीशा होता है, जो पीवी जो लेड होता है यानी शीशा होता है, वो कितना होता है? तो टिन और जो शीशा को मिलाकर जो सोल्डर बनाया जाता है उसे हम कहते हैं नरम सोल्डर। क्या कहते हैं? टिन और शीशा को मिलाकर जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नरम सोल्डर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है? देखिए उसके बाद है ये, देखिए इसको हटा देते हैं। मृदु सोल्डर का उपयोग मेनली ये देखिए, ये मेन क्या है? मृदु सोल्डर का उपयोग, जो नरम सोल्डर का उपयोग सामान्यतः इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कनेक्शन जोड़ने में हम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है? मृदु सोल्डर का उपयोग हम किस में करते हैं? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और इसका जो अनुपात कितना होता है? 60% टिन और 40% शीशा, ये अनुपात इसमें हम रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सोल्डरिंग क्या होती है? ब्रेजिंग पढ़ ली, उसके बाद सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में अलग अलग धातुओं को जोड़ा जाता है। देखिए यानी ब्रेजिंग में तो हम एक ही धातु को जोड़ते हैं, लेकिन सोल्डरिंग में हम अलग अलग धातुओं को जोड़ते हैं। इसे हम कच्चा टाका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कच्चा टाका कहते हैं। सोल्डरों के साथ सामान्यतः जिंक क्लोराइड गालक के रूप में यूज़ किया जाता है। अब मेन बात है, जो जिंक क्लोराइड यानी जो जिंक क्लोराइड होता है वो सोल्डरों में गालक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और ब्रेजिंग में किसका यूज़ करते हैं? हम सुहागे का यूज़ करते हैं। लेकिन सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड को का उपयोग हम गालक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार सोल्डरिंग में मृदु सोल्डर काम में लिया जाता है। क्या कौन सा लिया जाता है? मृदु सोल्डर। यह टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। जो मृदु सोल्डर होता है वो किसकी? टिन की और शीशे की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। ठीक है, सोल्डर का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है? 300 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग 300 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सोल्डरिंग का जो गलनांक बिंदु होता है कितना? 300, और जो ब्रेजिंग का होता है वो 550 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो देखिए हमने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, तांबा की मिश्र धातु हैं। ठीक है, तांबा निकल की मिश्र धातु हैं। और हमने नाइक्रोम पढ़ लिया। ठीक है, नाइक्रोम हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार हमने आज एलॉय मिश्र धातु के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरी जो वीडियो अच्छी तरह से पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आप लोग सब लोगों के लिए। और वीडियो को आप लोग सबसे ज़्यादा मेन बात ये है कि कम देखते हैं, यानी वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे। और 1-2 बार कम से कम देखें। एक बार में समझ में नहीं आती कोई भी वीडियो, तो आप लोग कम से कम उसको रिपीट करके 2-3 बार देखेंगे तो वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।